हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिव्य दृष्टि 2.0 पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो हाई स्कूल और इंटर के जो एग्ज़ाम हैं वो 24 फरवरी से होने हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों का ये यूट्यूब चैनल शुरू हुआ है, जिस पर आप लोगों को फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश की वीडियोज़ लगातार मिलती रहेंगी। जिसमें ये भी बता दें आपको कि जिसमें फिजिक्स की जो क्लासेस हैं वो हमारे साथी अवधेश सर आप लोगों को जो है प्रोवाइड कराएंगे, और जो मैथ और इंग्लिश की क्लासेस रहेंगी वो मैं लेने वाला हूँ। तो आप लोगों को जो है हम आज की पहली क्लास में इंग्लिश का टॉपिक जो एक्टिव एंड पैसिव है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज का जो पहला टॉपिक होने वाला है हमारा वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जो कि हमारे कक्षा 10 और 12 के लिए जो बोर्ड एग्ज़ाम हम लोगों के होने हैं उसके लिए तो बहुत ही ज़रूरी रहता है, क्योंकि ये 6 7 8 7 8 9 10 11 12 से शुरू हो जाता है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत ही ज़्यादा मार्क्स के लिए पूछता है। तो इसीलिए हम लोग अपना आज का पहला टॉपिक हाई स्कूल और इंटर के बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग हमारे सामने देख सकते हैं, लिखा हुआ भी है कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो ये हमारा कक्षा 10 और कक्षा 12 में कंपलसरी पूछे जाने वाला टॉपिक है, जो कि हाई स्कूल में भी 2 नंबर का जरूर ही पूछा जाता है और इंटर में भी ये ट्रांसफॉर्मेशन। इंटर में हमारा ये हालांकि ये है कि इंटर में हमारा जो है ये पूछा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन में। इससे पूछता जरूर एक क्वेश्चन है, लेकिन उसमें जो टॉपिक हमारा है ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें ये रहता है 2 नंबर का। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए हम लोग आज जो है इसकी पहली क्लास करने वाले हैं। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, तो पहले हम लोग यही देख लेते हैं कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होता क्या है, क्योंकि किसी भी कोई भी जो टॉपिक होता है ज्यादातर उसके जो है जो सेंस होता है, उसका जो मीनिंग होता है कि उसका मतलब क्या है, ये हम लोग उसके टॉपिक से ही, उसके नाम से ही समझ लेते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होता क्या है। तो जैसा कि हम लोग सामने लिखा है एक्टिव और पैसिव वॉइस, ये शब्द देख के जो वर्ड दोनों लिखे हैं आपके सामने, इन दोनों वर्ड्स को देख के जरूर आप लोगों ने ये दोनों वर्ड कहीं ना कहीं सुने जरूर होंगे। कहीं ना कहीं ये शब्द जो है हम लोगों ने अपने डेली लाइफ में या कहीं पर लिखे या पढ़े जरूर होंगे। तो इसलिए एक्टिव की अगर हम लोग हिंदी देखें तो एक्टिव का जो मतलब होता है, अगर हम लोग हिंदी में देखते हैं, एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय। एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय, और जो पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय। निष्क्रिय। तो जो एक्टिव का मीनिंग होता है वो सक्रिय होता है और पैसिव का मीनिंग जो होता है वो निष्क्रिय होता है। अब सक्रिय और निष्क्रिय यानी एक्टिव और पैसिव को समझने से पहले हम लोग एक्टिव पैसिव वॉइस में होता क्या है ये चीज पहले देखें, उसमें कहां पर ये काम आएगा, सक्रिय कहां पे, निष्क्रिय कैसे हम समझेंगे, ये चीज देखेंगे। तो सबसे पहले ये चीज देखें, किसी भी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में हम लोग देखते हैं कि उसमें कोई भी सेंटेंस, जैसे हमारा एक्टिव वॉइस का सामने लिखते हैं, जैसे राम किल्ड रावण। राम किल्ड रावण, ये सिंपल सा सेंटेंस हमारा पास्ट इंडिफिनिट का लिखा हुआ है हमारे सामने। तो इसमें पहले हमको यही देखना है कि ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, कि एक्टिव वॉइस में क्या होता है ये देखना है। तो हमारे सामने 3 चीजें दिखाई पड़ रही हैं इस सेंटेंस में। एक तो ये राम, दूसरा ये वर्ब किल्ड, और ये तीसरी चीज है रावण। अब ये पहले हमें बताना है कि ये बताइए एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है या पैसिव वॉइस का है। तो हम लोग इसको सिंपल बता सकते हैं कि ये हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। लेकिन एक्टिव वॉइस का ये क्यों है, तो सबसे पहले देखते हैं हमारे सामने, इसका पहले मीनिंग देखते हैं। राम किल्ड रावण, मतलब ये है कि राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। अब इसमें हमको ये देखना है कौन सा एक्टिव पैसिव की पहचान के लिए, कि ये जो अर्थ है राम ने रावण को मारा, जो हमारा एक्टिव वॉइस होगा, जो हमारा एक्टिव वॉइस होगा, एक्टिव वॉइस जो होता है जब जब किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें क्या है, राम क्या है ये हम लिख दें, राम ये है हमारा सब्जेक्ट, और ये रावण क्या है, ये है ऑब्जेक्ट, और बीच में जो वर्ब है इसको लिख देते हैं सब्जेक्ट वर्ब, और ये है ऑब्जेक्ट। तो अब
अगर हम सक्रिय और निष्क्रिय का मतलब यहां पर देखें, जो सेंटेंस है इसमें हमारा जो ये सब्जेक्ट है ये ज्यादा सक्रिय है। कौन ज्यादा सक्रिय है? सब्जेक्ट। कि जिसमें क्या समझ लेते हैं कि जिस भी सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट ज्यादा एक्टिव है, मतलब कि जिस सेंटेंस में जब हम सब्जेक्ट को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं ऑब्जेक्ट से, जब हम किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट को अपने ऑब्जेक्ट से ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, यानी कि पहले लिखते हैं, उस सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। पैसिव वॉइस में क्या होता है कि पैसिव वॉइस में जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट को प्रायोरिटी न देकर हम ऑब्जेक्ट को प्रायोरिटी देते हैं, यानी कि प्राथमिकता देते हैं, वो पैसिव वॉइस कहलाता है। पहले हम इसको लिखे दे रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ मीनिंग देख रहे हैं कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या होता है। उसके बाद हम टेंस वाइज पढ़ेंगे कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, किसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या होगा एक्टिव वॉइस, क्या होगा पैसिव वॉइस, फिर प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग उसके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, दोनों टाइप ही पढ़ने वाले हैं। उसके बाद टेंस वाइज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, ऐसे पढ़ेंगे। तो राम किल्ड रावण ये हो गया। इसके अगर हम पैसिव वॉइस सीधे बना हुआ सेंटेंस अगर हम देखें कि रावण वाज किल्ड बाय राम, रावण वाज किल्ड बाय राम। अब हमने क्या किया कि हमारे दोनों ही सेंटेंसेस का अगर हम देखें जो मीनिंग है वो सेम है या नहीं। राम ने रावण को मारा या रावण जो है राम के द्वारा मारा गया, दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? दोनों में सिर्फ कुछ चीजों का ही डिफरेंस हुआ है, लेकिन मीनिंग सेम है। कि हमने हमारा जो एक्टिव वॉइस का यह सेंटेंस था, इसमें हमारे लिए जो प्रायोरिटी वर्ड था, जो हमने प्रायोरिटी किसको दी थी? डूअर को। क्या है ये भी समझ लेते हैं कि सब्जेक्ट बोलते हैं कर्ता इसको हिंदी में, और इसी का जो ये क्या है डूअर भी बोलते हैं। डूअर मतलब काम को करने वाला। तो मारने वाला कौन है? राम। अब मारा कौन गया है? रावण। तो जब हमने सब्जेक्ट को ज्यादा वैल्यू दिया एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, तब हमारा वह एक्टिव वॉइस रहा। लेकिन जब हमने ऑब्जेक्ट को पहले रखा, यानी कि हमने जो सब्जेक्ट था उसकी जगह पर एक ऑब्जेक्ट को नया सब्जेक्ट बना के, ये भी ध्यान से समझना कि ये था ऑब्जेक्ट, लेकिन हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं रखा है। वर्ड तो ये ऑब्जेक्ट का है, लेकिन ऑब्जेक्ट को हम बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट अब ये हमारे लिए न्यू सब्जेक्ट का काम करने लगा। ये जो ऑब्जेक्ट था रावण, ये हमारे लिए यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया। हालांकि ये रावण यहाँ पे था क्या? ऑब्जेक्ट, लेकिन यही ऑब्जेक्ट हमारा न्यू सब्जेक्ट का काम करने लगा। तो हमने ऑब्जेक्ट को पहले रखा, ऑब्जेक्ट को ज्यादा प्रायोरिटी दी। तो ये जो है मतलब यहाँ पे पिछली ये चीज समझ लें कि इसमें क्या था? राम, यानी कि जो डूअर था, सब्जेक्ट था, हमारा कर्ता था, वो ज्यादा एक्टिव था। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या हुआ कि पैसिव वॉइस में हमारा जो ऑब्जेक्ट था, यानी कि जो हमारा काम हुआ था, जिसको कर्म बोलते हैं, वो जो कर्म हुआ है, जो मारा गया है, जो व्यक्ति मारा गया है, रावण जो ऑब्जेक्ट था, वो पहले हमने उसको रखा। क्यों? क्योंकि इसमें जो है रावण, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमारा ऑब्जेक्ट एक्टिव होता है, ऑब्जेक्ट ज्यादा सक्रिय होता है, इसीलिए हमने ऑब्जेक्ट को पहले रखा। इसीलिए इस सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे? पैसिव वॉइस। क्या बोलेंगे? पैसिव वॉइस। तो ये रहा एक्टिव वॉइस, ये रहा पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का हमने अभी तक क्या सिर्फ पैसिव वॉइस का हमने मीनिंग समझा कि क्या है एक्टिव वॉइस और क्या है पैसिव वॉइस। मतलब यह है कि सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट के जगह पे रख दिया और ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट के रूप में बना दिया या ऑब्जेक्ट को हमने न्यू सब्जेक्ट बना दिया, तो उसको हमने पहले रखा। तो ये कहलाता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। क्यों? क्योंकि मीनिंग, अच्छा ये भी ध्यान रखना है कि ना ही हमारा मीनिंग चेंज होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज क्या है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय हमारा मीनिंग चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि बात दोनों एक ही है, बस हमारा कहने का तरीका अलग है। इसमें हमने पहले पूछा राम ने रावण को मारा। अब क्वेश्चन हो सकता है कि किसने मारा। यहां पर हमारे लिए जरूरी यह है कि रावण इतना पावरफुल, इतना शक्तिशाली, अब सबसे पहले लोगों के मन में आएगा अगर क्या कि किसने मारा, इसका कर्ता कौन है, डूअर कौन है, तो हम देखेंगे कि राम ने। तो हमारे लिए राम यहां पर ज्यादा एक्टिव है,
इसीलिए ये हमारा जो है एक्टिव वॉइस है। लेकिन किसी क्वेश्चन आ सकता है कौन मारा गया, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, किसी के लिए हो सकता है ये जरूरी हो, उसके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब ये जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो कि कौन मारा गया है, तो क्वेश्चन करेगा रावण मारा गया, तो उसके लिए रावण शब्द जो है ये ज्यादा एक्टिव है, इसीलिए ये जो रावण शब्द है ये पहले उसने रखा, यानी कि ऑब्जेक्ट को उसने ज्यादा प्रायोरिटी दी, ऑब्जेक्ट उसके लिए ज्यादा एक्टिव है। राम काम को करने वाला, मारने वाला, उसके लिए पैसिव है, मतलब निष्क्रिय है। एक्टिव कौन है ज्यादा, ऑब्जेक्ट, इसीलिए उसको ये पैसिव वॉइस कहलाएगा। बाकी चीजें भी हम लोग देखेंगे कि ये वाज क्या है, ये किल्ड हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फॉर्म तो थर्ड फॉर्म तो लगती ही है, लेकिन ये सब चीजें हम लोग बाद में देखेंगे। बाय भी हम लोगों को कुछ प्रीपोजिशन ऐड करनी पड़ती हैं पैसिव वॉइस बनाते समय, लेकिन जो हमारा जो मेन मीनिंग है वो क्या है, हमारा जो है सब्जेक्ट और पैसिव, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के एक्टिव और पैसिव से होता है कि कौन कब ज्यादा सक्रिय, कौन निष्क्रिय है, कौन हमारे लिए ज्यादा जो है प्रायोरिटी हम किसको देनी है, इस अकॉर्डिंग जो है एक्टिव और पैसिव वॉइस की पहचान होती है। तो ये तो चीज हो गई बेसिक सी चीज कि हमने जो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को सिर्फ रियलिटी उसकी क्या वास्तविक उसका मीनिंग है वो हमने देखा। लेकिन अब हमारे लिए, क्योंकि क्लास 10th और 12th के जो बोर्ड में होता है वो ये नहीं पूछता है कि इसमें कौन सब्जेक्ट, कौन सा शब्द एक्टिव है कौन नहीं, उसमें हमारे सामने एक क्या होगा, एक सेंटेंस दिया होगा। आई होप आप लोगों को ये टेंस तो पता होंगे। तो टेंस में हम देखते हैं कि हमने लिख लिए हैं अपने सामने 12 टेंस, प्रेजेंट के, पास्ट के और फ्यूचर के, टोटल मिला के कितने हो गए 12। तो इसमें हमको क्या करना है, इसमें ये हम लोगों को पहचानना है कि किस टेंस की पैसिव वॉइस हमारी बनेगी और किस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। तो सिंपल हम लोग देख लेते हैं कि प्रेजेंट के 4 हैं, तो जो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट की हम लोग टिक कर देते हैं कि जिसकी पैसिव वॉइस बननी है उस पर हम लोग मार्क किए दे रहे हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसकी पैसिव वॉइस बनेगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इसकी भी पैसिव वॉइस बनेगी, प्रेजेंट परफेक्ट इसकी भी पैसिव वॉइस बनेगी। लेकिन इसके बाद जो आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें क्या है, इसी में तो गड़बड़ है कि इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। तो ये भी क्वेश्चन आना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी, तो क्या जितने भी पास्ट के और फ्यूचर के दो बचे हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले, क्या उनकी बनेगी? तो पहले उन्हीं को देख लेते हैं, ढूंढो कहाँ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ढूंढो ये क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस जैसे प्रेजेंट का है, ये पास्ट का है, तो क्या इसकी पैसिव वॉइस बनेगी? तो इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। ऐसे देखते हैं फ्यूचर के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो ये है, तो इसकी भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। तो जितने भी बचे, पास्ट इंडेफिनिट बचा, पास्ट कंटिन्यूअस बचा, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये 3। लेकिन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि पैसिव वॉइस बनती है 8 टेंस की। कितने की? 8 की। लेकिन यहाँ पे भी देखते हैं कितने हो रहे हैं, 3 अगर हम कम कर दें, 1 2 3, कितने बचे? 9। तो मतलब इसमें क्या है कि कहीं एक और भी टेंस रहेगा जिसकी पैसिव वॉइस छूटेगी। तो देखो किसकी पैसिव वॉइस और नहीं बनेगी, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बनेगी, पास्ट कंटिन्यूअस की बनेगी, लेकिन यहां पर हम देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसकी भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। इनके रीजन क्या है कि इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी, तो ये भी हम लोग आगे जानेंगे। लेकिन यहाँ पे आप लोग सिर्फ इतना समझ लीजिए कि किसकी पैसिव वॉइस बनती है और किसकी नहीं बनती है। आगे हम लोग डिटेल में ये सब जानेंगे, क्यों, क्योंकि इनकी पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनती है, ये सब चीजें हम लोग आगे डिटेल में जानेंगे। तो 8 ऐसे टेंस है जिनकी पैसिव वॉइस बनती है। अब हमारे लिए जरूरी है एक एक टेंस की पैसिव वॉइस पढ़ना, क्योंकि हमारे जो बोर्ड एग्जाम है क्लास 10th और 12th के, उसमें एक हमारा इन्हीं में से या इंपरेटिव का आगे हो सकता है, वो भी पढ़ेंगे कि पैसिव वॉइस इतनी की हम लोग कहें। इसके बाद फिर कोई क्वेश्चन हो सकता है कि इंपरेटिव, तो भैया इंपरेटिव सेंटेंस भी होते हैं जिसकी पैसिव वॉइस बनती है। लेकिन अभी हम लोग जो है इन्हीं 8 की बात कर रहे हैं, एक एक करके हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इन सभी की पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। उसके बाद में हम लोग जानेंगे इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं और इनकी इंपरेटिव सेंटेंस पहले देखेंगे क्या होते हैं, और उसके बाद में हम लोग देखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनती है। तो हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट
टेंस। एक चीज और, एक्टिव वॉइस की पैसिव वॉइस बनाने के लिए पहले हमको जरूरी है कि एक्टिव वॉइस भी आना चाहिए। अच्छा, एक्टिव वॉइस होता क्या है? तो एक्टिव वॉइस कोई अलग से कोई चीज नहीं है, ये सिर्फ क्या है, जो हम लोग टेंस पढ़ते हैं, जो टेंस पढ़ते हैं वही हमारे एक्टिव वॉइस होते हैं। कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटीन्यूअस परफेक्ट, ये जो एक्टिव वॉइस क्या है, यही टेंस जो कहलाते हैं वही एक्टिव वॉइस के सेंटेंस होते हैं, उनकी पैसिव वॉइस बनानी होती है। तो हम लोग इनकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए पहले एक्टिव वॉइस जानना जरूरी है, जिसके लिए हम लोग एक टेंस की क्लास अलग से रखेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग चिंता ना करें, क्यों? क्योंकि हम लोग पैसिव वॉइस का रूल बताने से पहले, जस्ट उससे पहले हम लोग एक्टिव वॉइस के पहले बात कर लेंगे, ताकि आप लोगों को पैसिव वॉइस ज्यादा अच्छे से समझ में आए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस शुरू करते हैं और इसकी एक्टिव वॉइस रूल पहले देखेंगे, एक्टिव वॉइस के बाद में ही हम लोग पैसिव वॉइस देखेंगे। तो आइए हम लोग ये सब इरेज करके, और पहला जो हमारा टेंस है कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो ये हटाते हैं हम लोग, ये सिर्फ हमने जो है समझाने के लिए आप लोगों को लिखा था। तो हम लोग इतने में ही इधर टेंस शुरू करेंगे। तो देखिए, तो हम लोग अपना पहला टेंस शुरू कर देते हैं। तो पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये हमारा पहला जो टेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब एक और नई चीज आप लोगों को यहाँ पे बताते हैं कि अभी हमने जैसे देखे कि किसकी पैसिव वॉइस बनती है, 8 की बनती है, 8 टेंस है जिनकी पैसिव वॉइस बनती है, इंपरेटिव सेंटेंस को छोड़ के वो अलग चीज बताएंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें भी टेंस के भी पार्ट होते हैं। कैसे टेंस के पार्ट? कि जैसे टेंस किए हो गए पार्ट, लेकिन इसके बाद में सेंटेंस भी होते हैं। सेंटेंस क्या होता है, टेंस और सेंटेंस में भी हम लोग फर्क आगे देखेंगे क्या होता है, जो हम लोग टेंस की क्लास करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जैसा कि सेंटेंस होता है, सेंटेंस में हम लोग देखते हैं क्या है कि एक अफर्मेटिव होता है, एक निगेटिव होता है। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस, ऐसे निगेटिव सेंटेंस। इसके बाद में आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हमारे 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कि जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक होता है यस या नो टाइप, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा या पढ़ा होगा, यस या नो टाइप, जिसमें हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के स्टार्ट में आती है। लेकिन उसके बाद में सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव भी बोला जाता है, जिसको आपने जो है WH टाइप से सुना होगा। WH टाइप जिसमें क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में सेंटेंस के आता है। तो ये सब चीजें तो हम लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो पढ़ना ही है, इसकी पैसिव वॉइस पढ़नी है। लेकिन उसमें भी जो हमारी कैटेगरीज हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं, कि अफर्मेटिव होता है, फिर नेगेटिव होता है। जैसे ये क्या है, एक इंपरेटिव सेंटेंस होता है, एक्सक्लेमेटरी भी होता है और ऑप्टेटिव भी होता है। तो हम लोग अलग अलग अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव भी दोनों जो टाइप होते हैं उसके, फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप, वो भी हम लोग पहले पढ़ेंगे। तो पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोग देखेंगे। तो पहले देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इसमें हम लोग देखेंगे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस थोड़ा हम लोग यहाँ पे बता दें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लोगों ने पढ़ा है कि पहचान के लिए हम लोगों ने सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 8 तक जो भी हमने पढ़ा है, कि उसमें हम लोगों ने पहचान प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ते थे। पहचान उसकी अलग से होती थी कि जिन वाक्यों के अंत में हमने पढ़ा है सभी ने कि ता है, ती है, ते है, पहचान होती है टेंस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो ता है, ती है, ते है, ऐसा पहचानते हैं। तो लेकिन हमारा जो बोर्ड के एग्जाम होंगे उसमें कोई हमारे सामने हिंदी नहीं लिखी होगी। ये चीज ध्यान से देखना, आप लोगों को पता ही होगा कि जो हमारे जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं उसमें 2 नंबर का जो हमारा एक्टिव एंड पैसिव, एक्टिव से पैसिव बनाना या वापस पैसिव से एक्टिव बनाना। अच्छा, एक चीज और, एक्टिव से पैसिव बनाना, क्या पैसिव से भी एक्टिव बनता है? तो बिल्कुल बनता है। अच्छा, एक्टिव से पैसिव बनता है तो हम लोग यही क्यों कहते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस? तो हम लोग इसको सिर्फ वॉइस, अगर हम लोग इसकी बात करें एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ना बोलकर, ये क्या करें, जैसे हम लोग अभी कोई एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का हम लोग सेंटेंस कर रहे हैं,
कोई कहता है क्या कर रहा है, तो हमने कहा कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बना रहे हैं, मतलब एक्टिव पैसिव वॉइस बना रहे हैं। तो अगर हम लोग शॉर्ट में इतना भी कह सकते हैं, कोई पूछे क्या कर रहे हो, अगर हम लोग टेंस कोई पैसिव वॉइस का बना रहे हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग वॉइस चेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वॉइस। अगर एक्टिव से पैसिव बनाना है उसको भी वॉइस ही कह सकते हैं, और पैसिव से एक्टिव बनाना वो भी कि हम लोग वॉइस चेंज कर रहे हैं, वॉइस कर रहे हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लोग कहां पे थे अपना, वापस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस जो हमारा पहला है। तो सब उससे भी पहले हम लोग तो पहचान क्या है, ता है, ती है, लेकिन हम लोग जो टेंस को हमारे सामने इंग्लिश का लिखा होगा, हमारे सामने टेंस सेंटेंस कैसा लिखा होगा, इंग्लिश का लिखा होगा, उसमें हमको पहचान करनी पड़ेगी कि कैसा ये सेंटेंस है, हमारा प्रेजेंट का है, पास्ट का है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस हम लोग पहले देख लेते हैं। पैसिव वॉइस हमको बनानी है, लेकिन उससे पहले हमको एक्टिव वॉइस भी पता होना चाहिए। तो हम लोग पैसिव वॉइस बनाने से पहले एक्टिव वॉइस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस थोड़ा पास लिखते हैं, एक्टिव यह है एक्टिव वॉइस रूल। तो पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव, हमने पहले बताया कि एक्टिव वॉइस रूल क्या होता है, यही हमारे टेंस कहलाते हैं। वही हमारे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट के, फ्यूचर के जो सभी टेंस हैं, यही होते हैं हमारे क्या, एक्टिव वॉइस। तो पहला क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव वॉइस रूल क्या लिखेंगे? तो क्योंकि अफर्मेटिव है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन इसका क्या है, पहला अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में, किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस में होता क्या है कि सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट। क्या आता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आया पहले क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस था। अब किसी भी जो कोई भी सेंटेंस होगा उसमें सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के बाद में क्या होता है, सभी की बात कर रहे हैं जो हमारे सामने 12 लिखे। अगर अफर्मेटिव हो तो उसमें पहले सब्जेक्ट आएगा। अब सब्जेक्ट के बाद में आते ही हमारी कौन सी चीज, वर्ब। कौन सी चीज आती है? वर्ब। वर्ब तो आती है, कभी कभी हेल्प वर्ब के साथ में हेल्पिंग वर्ब भी आती है। क्या होता है कि वर्ब के साथ में हमको हेल्पिंग वर्ब भी लगानी पड़ती है कोई ना कोई। अब हेल्पिंग वर्ब ये भी हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। कि जब हम लोग वर्ब पढ़ेंगे, क्रिया, वर्ब में हम लोग देखेंगे कि जो हेल्पिंग वर्ब भी, वर्ब जिसको हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया क्या है? तो सहायक क्रियाएं जो होती हैं हमारी, वो बी की फॉर्म्स होती हैं। बी की आप बोल लिख सकते हैं फॉर्म्स ऑफ बी। जो बी माने होता क्या है, होना। बी मीन्स होता है, शॉर्ट में जल्दी हम लोग ये चीज देख लेते हैं कि बी मीन्स होता है होना। और होने से ही होने से ही बी से जो है, बी मीन्स होना, तो इसी की जो फॉर्म होती है, इज माने है, आर का मीन्स होता है, आर माने है जब प्लूरल के साथ में, एम जब हूं आई के लिए लगता है, था, वाज, वर। तो यही सब जो है हेल्पिंग वर्ब जो हमको लगानी पड़ती हैं, वो सब बी की फॉर्म होती हैं, हैज, हैव, हैड, डू, डिड। तो जो भी हैं ये सभी हेल्पिंग वर्ब हम देखते हैं, ये हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमने काम किया है कि सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में आती है वर्ब। अच्छा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा टेंस था, जब हमारा ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट था, तो यहाँ पे तो क्या होता है, सब्जेक्ट लिखते हैं और सब्जेक्ट के साथ में होता है वर्ब। सब्जेक्ट के साथ में होता है वर्ब। लेकिन अगर यहीं पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, इन सभी में ऐसे ही पास्ट में इंडेफिनिट को छोड़ के उसके निगेटिव में कुछ ना कुछ हेल्पिंग वर्ब लगती हैं, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, ऐसे फ्यूचर में। तो क्या है कि सब्जेक्ट, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिर्फ जो है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में डायरेक्ट आती है वर्ब। सब्जेक्ट के साथ में क्या आता है, वर्ब। अब हो गया सब्जेक्ट और सब्जेक्ट साथ में आता है वर्ब। और वर्ब के, अब इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब लगी नहीं है, इस अब वर्ब की भी लगती है कौन सी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म लगती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। लेकिन सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके साथ में हम लोगों ने ये देखा है
कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम लोगों को कुछ ऐड करना पड़ता है, यस या ईएस। सिर्फ क्या, कोई इनमें से कोई एक, या तो केवल यस या ईएस ऐड करते हैं हम लोग वर्ब में। अब ये भी कब ऐड करते हैं कि हम लोग ये फिर से टेंस में डिटेल में पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगता है। तो इसके लिए एस या ईएस, तो एस या ईएस भी हमारा डिपेंड करता है जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा। कैसा होगा, सिंगुलर। कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज करेंगे। अदरवाइज अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, ना कि उसमें एस या ईएस लगाएंगे। तो ये चीज तो हटा देते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं। बस इसके बाद में आता है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, ये तो हमारे जो मेन पार्ट्स हो गए किसी भी टेंस में, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी ऑब्जेक्ट के अलावा भी कुछ दिया होता है हमारे वाक्य में, जिसको हम लोग ईटीसी या हम लोग लिख देते हैं अदर वर्ड में। इस चीज में अदर वर्ड, कि जो भी बचा हो उसको हम लोग अदर वर्ड में रखते हैं। तो ये तो हो गया एक्टिव वॉइस, हमने देख लिया। अभी हम लोग धीरे धीरे प्रेजेंट इंडेफिनिट का, क्योंकि एक्टिव वॉइस भी हमको देखना है, इसीलिए हम अभी धीरे से हम लोग जो है धीरे से ही एक्टिव पैसिव वॉइस भी बता रहे हैं। लेकिन आगे हम लोग जो है एक्टिव वॉइस जल्दी से देखा करेंगे और तुरंत हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे। अब हमारा नंबर इसी की हमको पैसिव वॉइस बनानी है, पैसिव वॉइस रूल। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना बहुत ज्यादा चेंजमेंट्स नहीं होते हैं। कुछ ऐसे हैं जो हर पैसिव वॉइस में ही चेंजेस होंगे, मतलब एक्टिव वॉइस बनाते समय एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब हम जाएंगे तो कुछ ऐसे रूल हैं जो सभी में होते हैं। 8 पैसिव वॉइस बनेंगी, उसमें सभी में कॉमन रूल होते हैं, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। कि हमने जो वीडियो के स्टार्ट में भी बताया कि ये हमारा पहले एक्टिव वॉइस में होता है, सब्जेक्ट हमारा ज्यादा एक्टिव रहता है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा नया सब्जेक्ट बन जाएगा, जिसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह पर हम ऑब्जेक्ट को रख देते हैं या ला देते हैं। तो सब्जेक्ट की जगह पर हम क्या करेंगे, जो हमारा ऑब्जेक्ट बना, जो ये ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट पहले रख देते हैं। अब ये देखते हैं एक चीज कि ये जो यहां पर एक ध्यान से देखना है ये चीज कि ये जो ऑब्जेक्ट था किसका था, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट था। ये किसका ऑब्जेक्ट था, वर्ब का ऑब्जेक्ट था। लेकिन अब यहां पर यही जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बन गया है। अब सब्जेक्ट की, ये सब्जेक्ट है हमारे सामने, कि क्या सब्जेक्ट जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, रखेंगे उसको इस जगह पे, तो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट था, तो हमको उसी ऑब्जेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हमको सब्जेक्ट की नहीं रखनी पड़ेगी। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट था हमारा ये वर्ब का था। अब जब हम इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसके लिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट की इसकी ये वर्ब है, हमको इसके लिए दूसरी वर्ब रखनी पड़ेगी। जब ये ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन गया तो हम इसके लिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो इसके लिए जो वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं जिसको, कि ऑब्जेक्ट के साथ में प्रेजेंट में ये हमको ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट के बाद में इज आर एम या इज आर या एम का यूज करते हैं। अब ये तो पता है आप लोगों को, शायद बताने की जरूरत नहीं, ये बता देते हैं तो लिखने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं। इज लगता है जो हमारा जो ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट बना है हमारा नया, उसके साथ में अगर सिंगुलर है ऑब्जेक्ट तो इज लगाएंगे, प्लूरल है तो आर लगाएंगे, और अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हमारा आई है तो उसके साथ में हम एम का यूज करेंगे। तो ये तो छोटी सी बात थी। तो ऑब्जेक्ट इज आर या एम। अब है कि वर्ब हमारी सामने है, हमने ऑब्जेक्ट के लिए जो नया सब्जेक्ट बना दिया, इसके लिए हमने दूसरी वर्ब रख दी, कौन, इज आर या एम। अब आया वर्ब। वर्ब के लिए भी जब हम ये चीज आप लोगों को सभी रूल्स के लिए जो है
सभी टेंसेस के लिए रूल कॉमन रहेगा कि जब भी वर्ब का नंबर आए तो हम जो चेंजमेंट करेंगे वर्ब में चेंज करके क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब हमारी हर टेंस में अलग अलग हो सकती हैं। हो सकती क्या होंगी, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होंगी वो हर टेंस में अलग अलग होंगी। मतलब प्रेजेंट में दूसरी है, अब प्रेजेंट में अब ऐसा भी कॉमन भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि सब में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब होंगी पैसिव वॉइस में इज आर एम लगेंगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी इज आर एम होंगी, उसके साथ में कुछ ऐड होगा जो कि बीइंग होता है। तो ये चीज हम लोग आगे देखेंगे इसमें। लेकिन कि जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये हो गई हेल्पिंग वर्ब या ऑब्जेक्ट जो हमारा सब्जेक्ट बना है इसकी वर्ब हो गई। इसके साथ में हमेशा जो पैसिव वॉइस हम बनाएंगे, सीधी बात करते हैं तो क्या है कि पैसिव वॉइस हम किसी भी टेंस की पैसिव वॉइस बनाएं, ये रूल चेंज नहीं होता है कि जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे। जो भी वर्ब दी होगी उसकी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। एक्टिव वॉइस में हो सकता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसा भी हो सकता है कि एक्टिव वॉइस में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हो, क्योंकि हमारे सामने जो टेंस लिखे हैं प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया, फ्यूचर परफेक्ट हो गया, इनकी जो हम लोग एक्टिव वॉइस में ही देखते हैं, एक्टिव वॉइस में इनकी कौन सी फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। पैसिव तो कोई दिक्कत नहीं, हमें अगर एक्टिव वॉइस में थर्ड फॉर्म मिले तो पैसिव, अगर एक्टिव वॉइस में हमारे सामने वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से रखी है, लिखी है, तो हम पैसिव वॉइस बनाते समय भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रखेंगे। मतलब इसका हमारे कहने का यह है कि हम किसी भी टेंस की पैसिव वॉइस बनाएं, ध्यान से सुन लेना, कि हम किसी भी टेंस की पैसिव वॉइस बनाएं हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। कौन सी फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि हम बोल सकते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। फॉर्म्स को हम जो है पार्टिसिपल भी बोलते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, लेकिन जो है कि सेकंड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, अगर पता हो आप लोगों को। वरना पार्टिसिपल जब पढ़ेंगे हम लोग वहां पे देखेंगे पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं। तो यहां पर जो है वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होगी इसको बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल, या वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लोग आसानी रहेगी बोलने में, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही बाकी सेंटेंसेस में बोलेंगे। तो ऑब्जेक्ट इज हेल्पिंग वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया। इसके बाद में एक चीज आती है कि जिसको हम लोग आसानी से बोल देते हैं कि हम लोग यहां पर बाई लगाएंगे, वर्ब के बाद में क्या होता है, बाई लगता है। लेकिन एक्चुअल जो रूल है वो ये नहीं है कि हम लोग वर्ब के बाद में बाई ही लगाएंगे, ये कोई रूल में नहीं है। लेकिन फिर क्यों बाई ही हमेशा बोलते हैं, सभी लोग बोलते हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में बाई लगा दो, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बाई ही लगेगा। हाँ, ऐसा होता है कि ज्यादातर कंडीशंस में, ज्यादातर पैसिव वॉइस बनाते समय, ज्यादातर टेंसेस में हमको बाई ही लगाना पड़ता है। उसका भी रीजन है, वो हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पर बाई क्या, अच्छा यहाँ पर पूछ सकते हैं, अगर कोई पूछना चाहे कि हम क्या बाई के अलावा भी कुछ लगा सकते हैं, क्योंकि आपने अगर हाई स्कूल में है तब तो आपने ज्यादातर ऐसे ही पढ़े होंगे कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में बाई ही लगता है, और ऐसे ज्यादातर सेंटेंसेस होते भी हैं जिनमें बाई ही लगता है। लेकिन अगर हम ये पूछें कि क्या बाई के अलावा भी कोई प्रीपोजिशन लगा सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर ये न कह के कि हम लोग यहाँ पर बाई ही लगाएंगे, इसके लिए हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर एक नई हम लोग बात बोलेंगे कि कोई भी सुइटेबल प्रीपोजिशन, कोई भी सुइटेबल प्रीपोजिशन जो हमारे लिए उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग, उस लास्ट में जो हम लोग सब्जेक्ट रखेंगे, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी हमारी प्रीपोजिशन सुइटेबल रहेगी, उपयुक्त रहेगी, हम उसी प्रीपोजिशन को रखेंगे। ज्यादातर केसेस में बाई लगती है तो हम लोग बाई लगाएंगे, लेकिन हमको कहना यही है कि कोई भी सुइटेबल प्रीपोजिशन जो रहेगी उस सेंटेंस, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग वही लगाएंगे। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, सुटेबल प्रीपोजिशन हो गई। उसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में रहता है प्लस, मतलब ऐड करना है हमको, और भी क्या है कि प्रीपोजिशन के बाद में आता है, अब ये जो ऑब्जेक्ट चला गया था सब्जेक्ट की जगह पे, कि
सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के द्वारा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो जब ऑब्जेक्ट को उठा के हम आगे ले आए सब्जेक्ट की जगह पर, तो सब्जेक्ट को भी हम क्या करेगा भाई, किसी का घर किसी ने ले लिया तो दूसरा उसका घर ले लेगा अगर ताकतवर होगा। तो सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट सुटेबल प्रीपोजिशन के साथ में हम लोग लगाएंगे, देख लेना यहाँ पे प्रीपोजिशन प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट। अब आगे क्या बचा, अदर वर्ड। तो अदर वर्ड की कई ऐसे अदर वर्ड होते हैं, इसकी दो इसकी जो है दो प्लेस हो सकते हैं रखने के, कि कभी कभी क्या होता है वर्ब के बाद में भी या इस अदर वर्ड को रखा जा सकता है, और कभी कभी जो है हम लोग लास्ट में भी रखें तब भी वो चल जाता है। तो हम लोग यहीं पे अभी फिलहाल अदर वर्ड यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग। सेंटेंसेस में देख लेंगे कि कभी कभी वर्ब के बाद में सुटेबल प्रीपोजिशन और वर्ब के बीच में भी कुछ हम लोग जो है रख सकते हैं, लिख सकते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय, वो लोग हम लोग एग्जांपल में देख लेंगे। तो सब्जेक्ट के बाद में अगर अदर वर्ड बचा है, अगर सेंटेंस में था, तो हम लोग उसको लास्ट में अदर वर्ड रख देते हैं। तो ये तो हमारा एक्टिव वॉइस रूल और उसका पैसिव वॉइस बनाने का जो तरीका है वो हो गया। अब हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के ये वॉइस अधूरी रहेगी। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल से ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो हम लोग एक पहले एक्टिव वॉइस रूल का डायरेक्ट हम लोग इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिख लेते हैं। तो देखिए क्या लिखते हैं, जैसे हम लोग क्या लिखें कि द बॉय ईट्स द, और सिंपल सेंटेंस हम लोग पहले लिखने वाले हैं। द बॉय ईट्स द फूड, लड़का भोजन करता है या खाना खाता है। सिंपल सेंटेंस है एकदम। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया। वर्ब में एस तो जैसा कि एक्टिव वॉइस में होता ही है, हमने लगाया। इसके बाद में क्या होगा, पैसिव वॉइस हमको रूल को देख के बनाना है। हम लोग अभी रूल को देख के बनाएंगे, बाद में हम लोग सिर्फ जो है एक्टिव वॉइस देख के इसी में हम लोग नियम पहचान लिया करेंगे, सिर्फ टेंस पहचान लेंगे और उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनेगी, रूल हम लोगों को देख के या हम लोग को याद करके, जरूरी नहीं कि हम लोग तभी पैसिव वॉइस बनाएं। आगे हम लोग जब कुछ सेंटेंस करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। तो सब ध्यान रखना है, क्या हमने बोली थी बात, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से रिप्लेस कर दिया जाता है। तो भैया सब्जेक्ट क्या है, द बॉय, ऑब्जेक्ट है द फूड। तो सब्जेक्ट की जगह पर हम क्या लाएं उठा के, ऑब्जेक्ट को, इसको न्यू सब्जेक्ट बनाते हैं। तो द फूड, द फूड हो गई। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, आर या एम। तो हमने बताया इज कब लगेगा, सिंगुलर के साथ में। इज कब लगेगा, तो क्या ऑब्जेक्ट ये सिंगुलर है, तो द फूड भोजन ये तो सिंगुलर ही है, तो इसके साथ में हमको सिंपल क्या लगा देना है, इज, द फूड इज। फिर आता है वर्ब। वर्ब क्या है, ईट है, क्योंकि वर्ब में ही एस या ई एस लगता है। तो वर्ब में ही एस या ई एस लगता है, तो वर्ब तो ईट है, एस लगा है, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट पार्टिसिपल लगना है। तो ईट की जो थर्ड फॉर्म है ईटन, ईट की फर्स्ट फॉर्म होती है ईट, ईट वर्ब है। ईट की जो सेकंड फॉर्म होती है एट, और जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है ईटन। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में लगा दी। अब यहाँ पे सुटेबल प्रीपोजिशन कौन सी यहाँ पर के लिए, बाई क्या होता है कि लड़का है, लड़के के द्वारा खाना खाया गया है। जब कोई भी एक्शन किसी के द्वारा होता है तो वहां पर हम बाई लगाते हैं। तो यहाँ पर सिंपल लगना तो बाई ही है, लेकिन कई ऐसे सेंटेंसेस भी हम आपको बताएंगे जहां पर बाई नहीं लगता है, कुछ दूसरी प्रीपोजिशंस भी लगती हैं, विद लगता है, एट लगता है, ऐसी कई सी प्रीपोजिशन है जहां पर हम लोग जो है ये प्रीपोजिशन न लगा के दूसरी लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग अभी बाई ही लगाने वाले हैं कि द फूड इज ईटन बाई। बाई के प्रीपोजिशन के बाद में हो गया सब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के बाद में क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, द बॉय, तो हम लोग सब्जेक्ट लिख देते हैं द बॉय। तो अभी हम लोगों ने सिर्फ सिंपल ही प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल ही सेंटेंस रखा था। क्या रखा था कि द बॉय इट्स द फूड, जिसके हमने पैसिव वॉइस बनाया द फूड इज ईटन बाय द बॉय।
जिसमें अब सब्जेक्ट के बाद में लिखा है यहाँ पे अदर वर्ड। अदर वर्ड तो इसमें था नहीं, तो इसमें नहीं था, दूसरे कई सेंटेंस ऐसे होंगे जिनमें अदर वर्ड भी होगा, इसमें नहीं है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। एक बार इसको जो है फिर से देख लेते हैं कि हमने आज पढ़ना क्या शुरू किया, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय और पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय। इसको हम लोग जो है शॉर्ट में या बोल सकते हैं कि वॉइस, इसको इस टॉपिक का नाम क्या हो सकता है, वॉइस। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना या पैसिव से एक्टिव वॉइस बनाना, ये वॉइस ही कहलाता है। हमने टेंस देखे कितने प्रकार के होते हैं, टेंस 3 प्रकार के होते हैं जिनके 4-4 पार्ट्स होते हैं, तो हो जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ऐसे ही हमने ये 12 सेंटेंसेस 12 टेंस हो गए। इंपरेटिव सेंटेंस की भी पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, इसीलिए हमने यहाँ पे इंपरेटिव सेंटेंस लिख दिया। तो हमने अब एक एक करके हमको पढ़ना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने लिखा, इसमें भी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप होते हैं। तो हमने उनके लिए पहले हमको अफर्मेटिव पढ़ना है, तो इसीलिए हमने लिख लिया अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके बाद में एक्टिव वॉइस रूल। तो एक्टिव वॉइस रूल हमने लिखा, सब्जेक्ट वर्ब एस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से रिप्लेस किया। इसके साथ में बी की फॉर्म जो होती है इज, आर या एम, वो वर्ब लगाएंगे इस नए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के साथ में, क्योंकि हमने नया सब्जेक्ट बनाया है, था ऑब्जेक्ट, इसको हमने बनाया नया सब्जेक्ट है, तो इसके साथ में दूसरी वर्ब लगनी है जो कि बी की होंगी फॉर्म इज, आर है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि हर पैसिव वॉइस में, हर टेंस की पैसिव वॉइस में बनेगी, लगेगी, कौन सी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसलिए जो हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म रखी। सुटेबल प्रीपोजिशन, या जिसको हम बोल सकते हैं कि बाई का ज्यादातर यूज करते हैं, कोई प्रीपोजिशन लगाएंगे। फिर जो सब्जेक्ट जो डूअर है हमारा, करता, वो रख देंगे। अदर वर्ड अगर किसी सेंटेंस में आया हुआ है तो उसमें रखेंगे। अब हम लोग कल इसके जो आगे का जो अफर्मेटिव ये हो गया, इसका निगेटिव पढ़ने से पहले हम लोग इसके कुछ और सेंटेंस करेंगे, इसके प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, और उसके बाद में ही हम लोग अफर्मेटिव के बाद में अपना अगला जो इसका पार्ट है निगेटिव सेंटेंस शुरू करेंगे। तो निगेटिव सेंटेंस हम लोग उससे पहले हम लोग कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे कल, इससे आप लोग भी रिवीजन करके आना। और इसलिए अगला जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही निगेटिव सेंटेंस होगा। और निगेटिव के साथ में कल हम लोग जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इंट्रोगेटिव कितने प्रकार के होते हैं, फर्स्ट टाइप भी होता है, सेकंड टाइप होता है। तो उसका हम लोग देखने से पहले ये देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप को हम लोग यस या नो टाइप भी बोलते हैं, और सेकंड टाइप को हम लोग बोलते हैं WH टाइप, जिसमें क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो ये आज के लिए हमारा बस इतना ही, और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आप लोगों को जो है, क्योंकि अभी हमारा ये जो YouTube चैनल है ये अभी नया है, तो आप लोग जो है, अगर ये पहली वीडियो भी थी, तो अगर आप लोगों को ये हमारा पहला वीडियो पसंद आया है तो आप लोग इसको लाइक कर सकते हैं, और दोस्तों में शेयर करके और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं कल।